हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो आपको थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में अंतर समझने हेतु अच्छे से सहायक हैं। थॉमसन मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित पश्च प्रकीर्णन कोण की प्रायिकता अर्थात अल्फा कणों का 90 डिग्री से ज्यादा से बड़े कोणों पर प्रकीर्णन रदरफोर्ड मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित मान से अत्यंत कम, लगभग समान अथवा अत्यधिक है। आइए इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। पहले हम समझते हैं कि थॉमसन मॉडल एवं रदरफोर्ड मॉडल कहता क्या है। यहाँ हम समझते हैं थॉमसन मॉडल को। थॉमसन मॉडल को दरअसल तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। समझते हैं क्यों अभी। दूसरे मॉडल पे चर्चा करते हैं। दूसरा मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल दरअसल कुछ और नहीं बल्कि सौरमंडल मॉडल भी बोला जाता है। पहले समझते हैं थॉमसन मॉडल को। तो थॉमसन के हिसाब से जो परमाणु होता है वो दरअसल तरबूज जैसा होता है। पूरा धन आवेश जो होता है वो दरअसल परमाणु के अंदर एक समान रूप में वितरित होता है, कुछ इस तरीके से। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दरअसल तरबूज के अंदर अलग अलग जगहों पर कुछ इस तरीके से उसी तरीके से स्थित रहते हैं जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज। इस तरीके से है थॉमसन मॉडल। बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो धनावेश है वो दरअसल पूरे परमाणु के अंदर नहीं होता, बल्कि वो परमाणु के एक छोटे से हिस्से में जो कि उसके केंद्र में होता है उसमें निहित होता है, और उसी में परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान भी निहित होता है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से परमाणु जो होता है उसके केंद्र में पूरा का पूरा धनावेश होता है कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दरअसल नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। अब ये सौरमंडल मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ उसी तरीके से घूमते हैं जिस तरीके से सूर्य के चारों तरफ हमारा ग्रह घूमता है। कुछ चीज़ों को और समझते हैं। ये समझते हैं रदरफोर्ड का प्रयोग जिसे उसने सोने के बहुत ही पतली पन्नी पे किया था। तो यहाँ पे हम सोने की पन्नी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा मोटा बना लेते हैं समझने के लिए। यह उसका अनुप्रस्थ काट दृश्य है जो आपको दिखाया जा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे यह सोने की पन्नी इतनी पतली है कि यहाँ पे बस 2-3 परमाणु ही आते हैं इसके एक परत में, कुछ इस तरीके से। अब इधर से उन्होंने क्या किया था कि अल्फा कणों की बमबारी की थी कुछ इस तरीके से। इधर से अल्फा कण को उन्होंने फेंका। अल्फा कण कुछ और नहीं बल्कि एक धनावेशित कण है जो कि दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हीलियम का नाभिक होता है जिसको 2He4 से भी दर्शाया जाता है। ये हो गया आपका अल्फा कण जिसके ऊपर दरअसल धन 2E आवेश होता है। ई का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम क्या करते हैं कि दरअसल इसको इसको दरअसल दो स्थितियों से समझते हैं। पहली स्थिति है जब हम ये मानते हैं कि परमाणु जो है वो थॉमसन परमाणु है। थॉमसन परमाणु मतलब परमाणु को अभी भी हम मान रहे हैं कि वह तरबूज जैसा है, अर्थात पूरा धन आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से बिखरा हुआ है कुछ इस तरीके से। अब दूसरी स्थिति हम मानते हैं कि जो सोने के पन्नी के अंदर परमाणु मौजूद हैं वो दरअसल रदरफोर्ड के हिसाब से दिखते हैं, मतलब कि जो नाभिक है उनके केंद्र में है कुछ इस तरीके से, और नाभिक के ऊपर धनावेश मौजूद है। हर एक नाभिक के ऊपर धनावेश मौजूद है। अब जब इनका प्रकीर्णन वास्तविक रूप में किया गया थॉमसन के हिसाब से अगर हम सोचें तो जो अल्फा कण है वो दरअसल जब इनके ऊपर टकराएगा तो क्योंकि पूरा आवेश जो है वो पूरे आयतन में पूरा एक समान रूप से बिखरा हुआ है, तो मान लीजिए कि यह अल्फा कण इससे टकराता है तो दरअसल होता यह है कि ये बहुत ही छोटे कणों पे विचलित होना चाहिए। यहाँ पे जो हम मान लेते हैं कि यहाँ θ1 कोण है, θ1 कोण बहुत ही छोटा होना चाहिए, छोटा। अब किसी भी परमाणु के साथ टकराने की जो अल्फा कण की संभावनाएं हैं वो बहुत सारी हैं। हम उसको इधर नीचे ही बनाते हैं। ये मान लीजिए परमाणु है, पूरा धन आवेश पूरे आयतन में निहित है और इधर से अल्फा कण आ रहा है। तो हो सकता है कि अल्फा कण कुछ इस तरीके से टकराए, हो सकता है अल्फा कण कुछ इस तरीके से टकराए, हो सकता है अल्फा कण कुछ इस तरीके से टकराए। अगर हम बात करें औसत स्थिति की तो औसत स्थिति में जो अल्फा कण होगा वो किसी न किसी कोण से टकराएगा, मान लीजिए कि थीटा कोण से। अब ये कोण हम मान लेते हैं कि जो ये रेखा है एक
जो कि परमाणु के केंद्र से गुजर रही है, उसके साथ बनाया हुआ कोण है। तो अधिकतर स्थितियों में अल्फा कण जो है वो थीटा कोण पे ही टकराएगा। केवल एक ऐसी स्थिति होगी जब अल्फा कण इस परमाणु के साथ इस तरीके से टकराए, अर्थात उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा के साथ टकराए। ऐसी स्थिति में जो अल्फा कण है वो वापस आ जाएगी कुछ इस तरीके से। बाकी सारी स्थितियों में यह छोटे कोणों से विचलित हो जाएगी। अब समझते हैं कि ये कोण जो थीटा है वो छोटा क्यों होगा। छोटा इसलिए होगा, इसको आप प्रायोगिक रूप में अगर समझें तो एक बॉल ले लीजिए बड़ा सा, ये है बॉल। अगर वो किनारे कहीं टकराता है तो छोटे कोण से वो विचलित होकर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो बीचों बीच से टकराता है तो वो वापस भी आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फा कोण के विचलन की, तो जो थीटा ये है थीटा, अगर हम बात करें थीटा 90 से ज़्यादा अगर हो तो इसके लिए कम कण होते हैं, कम कण, बहुत कम कण। लेकिन बात करें अगर थीटा औसत की, औसत, तो ये काफ़ी अच्छी संख्या में होंगे। अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति पर, जब हम मानते हैं कि जो परमाणु है अब वो दिखता है रदरफोर्ड के हिसाब से। रदरफोर्ड के हिसाब से अगर यहाँ पे परमाणु के पास में अल्फा कण आता है तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ स्थिति में और यहाँ स्थिति में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम औसत स्थिति के बारे में बात करें तो जो यहाँ पे कण होगा, मान लीजिए वो थीटा कण से विचलित हुआ है, तो जो थीटा का औसत मान होगा औसत स्थिति के लिए वो अभी भी उतना ही होगा जितना कि थॉमसन के हिसाब से है। लेकिन अगर हम बात करें थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा की, तो ये दरअसल यहाँ पे ज़्यादा होंगे थॉमसन के मुकाबले, ये ज़्यादा होंगे थॉमसन के सापेक्ष। समझते हैं क्यों। अब यहाँ पे जो नाभिक है वो दरअसल कुछ इस तरीके से, अब जो अल्फा कण है जो इधर से आ रहा है टकराने के लिए, उसके लिए केवल एक स्थिति है जिससे वो नाभिक से टकरा सकता है, वो सीधे उसके केंद्र से टकराएगा। इसके अलावा कोई और स्थिति है ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि अगर ये इसके साथ टकराया तब वो पीछे आ जाएगा डायरेक्ट, सीधे सीधे, अन्यथा औसत स्थिति में वो कुछ इस तरीके से जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत ही भारी बॉल है, बहुत ही छोटा बॉल है, जिसके ऊपर आप एक दूसरा बॉल मार रहे हैं, तो ज़्यादा संभावना यह है कि वो उसे टकरा के वापस आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक दीवार है सामने, जिसके ऊपर आप एक बॉल तेजी से फेंकें तो वो सीधे सीधे टकरा के वापस आएगा। तो इस तरीके से अगर सीधे संगत होता है नाभिक के साथ तो वो सीधे सीधे वापस आ जाएगा, अन्यथा वो किसी न किसी कोण पे विचलित होगा, थीटा कोण पे। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसके हिसाब से अगर परमाणु को माने तो दरअसल 90 डिग्री से ज़्यादा विचलन कोण वाले अल्फा कणों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि नाभिक छोटा है। बाकी अगर हम बात करें औसत विचलन की तो औसत विचलन उतना ही होगा जितना कि थॉमसन में होगा, क्योंकि स्थितियों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो अगर इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि जो थॉमसन मॉडल है उसमें बड़े कोणों पर प्रकीर्णन कम होता है, वहीं बात करें रदरफोर्ड मॉडल की तो वहाँ पे बड़े कोणों पर प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। इसलिए हम यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा रहा है कि थॉमसन मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित पश्च प्रकीर्णन कोण की प्रायिकता, अर्थात अल्फा कणों का 90 डिग्री से बड़े कोणों पर प्रकीर्णन रदरफोर्ड मॉडल द्वारा पूर्वानुमानित मान से अत्यंत कम, लगभग समान अथवा अत्यधिक है। जैसा कि हमने देखा कि यह अत्यंत कम है। और इसका हमने कारण भी समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।